गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स, तो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पेपर 20 सितंबर 2024 को हुआ है, उस पेपर का सॉल्यूशन। इस बार क्या हुआ कि पेपर भी मिले हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये रहा आपके सामने पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, 3 मेजर स्मार्टफोन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर अल्फाटेक, बीटा मोबाइल एंड गामा गैजेट्स डोमिनेट द स्मार्टफोन मार्केट। यानी मार्केट को इन्होंने क्या कर रखा है, डोमिनेट कर रखा है। ऐसी दीज कंपनी आर कांस्टेंट कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर एंड इनोवेशन। नए नए मार्केट शेयर को कैप्चर भी कर रखा है, नए नए इनोवेशन भी करती है। तो किस टाइप की मार्केट स्ट्रक्चर है, डोमिनेट, कुछ ही लोग हैं, जहां फ्यू सेलर्स होते हैं, बिग सेलर्स। तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं बेटा, ओलिगोपोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। ठीक है सर, ये तो हमारा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा मार्जिनल रेवेन्यू 1 यूनिट की कितनी है बेटा, 10। सेकेंड यूनिट से कितनी आ गई, 5। थर्ड यूनिट से कितनी आ गई, 3। देन व्हाट इज अ टीआर, आपको टीआर बताना है। तो टीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एमआर। एमआर को प्लस करते चले जाइए बेटा, 10 + 5 + 3 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। तो हमारा आंसर कितना हो गया, दैट इज डी। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, विच मार्केट कवर्स वाइड एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट ऑफ स्टेट और क्लस्टर ऑफ स्टेट। यानी विद इन स्टेट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, विद इन स्टेट्स। तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं बेटा, रीजनल मार्केट। विद इन द स्टेट जो मार्केट्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, विद इन स्टेट्स वाली मार्केट। ओके सर। देन फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन शुड अ कॉम्पिटिटिव फर्म कंसिडर शट डाउन ऑपरेशन। यानी शट डाउन कब होगा, शट डाउन कब होता है, जब आपका प्राइस एबीसी से नीचे चला जाता है। यानी AR इज लेस देन ABC कह लो, या ABC इज ग्रेटर देन AR कह लो। AR माने प्राइस। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, आंसर नंबर बी। ओके सर। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे, द सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट टर्म। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कौन सा होता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, उसके सप्लाई कर्व की बात कह रहा है। तो आपको बताना है क्या होता है। तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मिनिमम लाइज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। यानी अबव चली जाएगी। यानी पॉइंट अगर मैं बताऊं, कर्व बनाऊं, तो कर्व कैसा बनेगा बेटा, एमसी कर्व अबव होगा एबीसी से, मिनिमम पर। ठीक है, यह कह सकते हैं मिनिमम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट काटती है, उससे ऊपर ही चली जाएगी जब कंपटीशन फर्म होता है। तो इसका आंसर कितना हुआ बेटा, आंसर बी। उसके बाद आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, पढ़िएगा। इन केस ऑफ डिमांड डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इंक्रीजिंग। डिमांड तो क्या कर रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, आपका सामान बिक नहीं रहा, यानी माल आपके पास ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। इक्विलिब्रियम को 1 मिनट के लिए नीचे रख दे, अलग रख देते हैं। आप मुझे बताइए, जब आपका डिमांड कम आ रही है, माल आपके पास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, फॉल हो जाएगा। ओके सर, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी थी, वो इंडिविजुअल के प्रेफरेंस के ऊपर बात करती थी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बेटा, टेल्कम पाउडर मार्केट इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। टेल्कम पाउडर यानी
पाउडर की मार्केट है, कौन सी मार्केट को डिनोट करती है? पाउडर का बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, तो यहां कंपटीशन हो सकता है, लेकिन नहीं, कमी होगी बेटा। तो इम्परफेक्ट, क्योंकि अलग है, ब्रांड की वैल्यू क्या आ रही है? अलग आ रही है। इम्परफेक्ट मतलब हेट्रोजीनियस है, हो सकता है बात बाकी बनाते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट का नाम चला जाएगा तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में कौन सी आ जाएगी बेटा? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। एक जैसा होता तो परफेक्ट ओलिगोपोली, यानी ये ओलिगोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट, लेकिन ओलिगोपोली में भी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है। टेलकम, थोड़ा सा बच्चा यहां कंफ्यूज हुआ है। 9th, अ सॉफ्टवेयर कंपनी इंगेज इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर। द कंपनी आइडेंटिफाई डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड चार्ज डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन प्रिसाइज डिफरेंसेस ऑफ विलिंगनेस टू पे। आदमी कितना देना चाहता है उसके बेस पर उन्होंने प्राइस रख रखे हैं। तो दिस इज अ पॉसिबल अंडर विच सिचुएशन, किसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा? कहां देखने को मिलेगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिलता ही कहां है बेटा? मोनोपोली। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जी सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। What happen to the equilibrium price when there is decrease in supply with no change in demand? यानी सप्लाई तो कम हो रही है लेकिन डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सप्लाई तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, पर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ऑब्वियसली सप्लाई कम है यानी शॉर्टेज है। सप्लाई क्या है? कम है, शॉर्टेज। तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा बेटे? बढ़ जाएगा। ओके सर, ये 10 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 11th क्वेश्चन पर। A market structure in which there is only single buyer and single seller। बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक। तो ऐसी मार्केट का नाम क्या होता है सर? बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मतलब एक ही बेचने वाला और एक ही खरीदने वाला। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? इसके फीचर बता सकता है कोई बच्चा? मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर सेलिंग हेट्रोजीनियस या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है उनके प्रोडक्ट में। तो क्या आएगा बेटा? मैनी सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएट मतलब हेट्रोजीनियस। कौन से प्रोडक्ट बेटा? हेट्रोजीनियस। तो आंसर इज बी। ओके सर। 13th क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में कंडीशन क्या होती है? कि एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए एंड एमसी इज राइजिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है। तो एमआर इक्वल टू एमसी पहले में भी है, एआर ये तो नहीं हो सकता। एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो ये भी हो सकता है। एमआर एंड एमसी कर्व फ्रॉम बिलो ये, यानी ये और ये दोनों कंडीशन है। बट आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर नंबर आएगा डी, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एमआर एमसी के बराबर भी और एमसी नीचे से, यानी एमसी कट फ्रॉम द बिलो। 14th, द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल फर्म आर प्राइस टेकर। क्या होते हैं बेटा? सर इसका आंसर तो हमने सर देखते ही लगा दिया था, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है, मोनोपोली मार्केट प्राइस मेकर होती है। तो हमें तो इसका आंसर पता था सर। सर हम तो कह ही रहे हैं सर, पेपर इजी आया है सर, हम सब पास होके दिखाएंगे सर आपको। ओके बेटा। अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर हाइपोथेसिस, व्हाट डज द डिमांड कर फेसिंग ओलिगोपोलिस्ट हैव अ किंग एट प्रीमियम प्राइस लेवल। तो किंग डिमांड कर एक हाइपोथेसिस है, तो डिमांड कर बतानी है ओलिगोपोली के लिए कैसा बनेगा, सेगमेंट क्या होगी। उसने कहा कि टू क्रिएट कॉन्फ्यूजन अमंग कॉम्पिटिटर। कॉन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है, ब्रांड के ऊपर काम हो रहा है। डिमांड कर इंटरेस्टिंग नहीं। सेगमेंट प्राइस हाईली इलास्टिक हो सकता है एंड बिलो इट्स इनइलास्टिक, ये पॉइंट हो सकता है। तो 15th का आंसर है सी। ग्राफिकल एरर्स प्रेजेंटेशन में नहीं होती हैं, बनाना ही दिक्कत है। तो सेगमेंट अबव प्राइस हाई इलास्टिक होगा एंड बिलो इनइलास्टिक होगा।
ऊपर है तो इलास्टिक, नीचे है तो इनइलास्टिक, सिंपल सा है। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ कंट्री इज 40 एंड इन द ईयर इज इतने, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट। आपको बताना है इन्फ्लेशन रेट कितना हुआ है। तो कोई बच्चा मुझे इन्फ्लेशन रेट बता देगा, इनका डिफरेंस बताओ पहले तो। 157.33 माइनस 140.75, डिफरेंस पता लगाओ। बताओ बेटा कितना, 13 में से 5 गए 8, 12 में से 7 गए 5, देन 6 एंड 1, इतना डिफरेंस आया। तो 16.58 डिवाइडेड बाय 140.75 इंटू 100, आपका इन्फ्लेशन रेट निकल जाएगा। निकाल लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर कैलकुलेटर, हाँ बेटा हाँ, कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैथ्स हमारी खराब है। तो बेटा इसका आंसर आया 11.78। 77 आ रहा है, राउंड फिगर कर सकते हैं। 779 आ रहा है तो राउंड फिगर करके कितना आ गया, आंसर नंबर 6। ओके सर, ये भी आसान था सर। ओके चलिए बेटा 17th क्वेश्चन, इफ जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस इज 6700 एंड डेप्रिशिएशन 530, देन व्हाट इज एनडीपी एट एमपी। गोल्डन रूल लगा लीजिए बेटा। एनडीपी एट एमपी आपसे पूछ रहा है, जीडीपी एट एमपी आपको दे रखा है। ग्रोथ से नेट पर जाते हैं तो माइनस डेप्थ कर देते हैं। तो 6700 माइनस 530 इज इक्वल टू, बोलो बेटा बोलो कितना आएगा, 6170। तो 17th बेटा कितना आ गया, आंसर नंबर बी। बहुत आसान पेपर बेटा। आगे चलते हैं 18 पर आइए। सपोज द कंजप्शन ऑफ इकोनॉमी दे रखा है आपको। थर्टी प्लस 0.5y इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है। व्हाट विल द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, y क्या होती है, c प्लस आई होता है। क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू c प्लस आई। तो c आपको गिवन है कितना बेटा, 30 प्लस 0.5y। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 12 प्लस 0.15y। तो ये हो गया बेटा 42 प्लस 0.65y। तो y इधर आ जाएगा तो ये बच जाएगा बेटा 0.35y इज इक्वल टू 42। तो y इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 0.35। तो y की वैल्यू बताओ बेटा, डिवाइड करके कितनी आई। सर फिर कैलकुलेटर, राजा बेटा कैलकुलेट तो अलाउ होता है ना सीए फाउंडेशन पेपर में। तो आंसर नंबर 120। तो 18 का आंसर आ गया बेटा 120। ओके सर, चलो बेटा आगे चलते हैं 19। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम में क्या क्या आ जाता है, जो डिवाइड ना हो सके, डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, वो सब किस में आएगा, मिक्स इनकम में आ जाएगा। तो एक कंबाइंड फैक्टर पेमेंट होती है जिसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। आगे, व्हाट डज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रिप्रेजेंट। डीपीआई क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, डिस्पोजल इनकम मतलब जो खर्च करने वाली इनकम है, आपके हाथ में जो इनकम आई खर्च होने के बाद, जो बंदा इंडिविजुअल के हाथ में आती है आफ्टर कंजप्शन और सेविंग, यानी जो खर्च में इस्तेमाल होगी, डिस्पोजल उसे बोल रहे हैं, और सेविंग के बाद जो आपके हाथ में आती है। कंजप्शन करने के लिए ऑब्वियसली बात ऐसा कह सकते हैं, कंजप्शन के लिए जो इनकम आती है। 21, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज नोन एज। नॉमिनल और रियल जीडीपी के रेशियो को क्या बोलते हैं। सर इसे तो जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। नो, कंफ्यूज हो गए बेटा, ऑप्शन ही नहीं है। क्या बोलेंगे इसे, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलेंगे सर, जीएनपी क्यों नहीं बोल सकते बेटा, जीडीपी की बात कर रहे हैं। सर आपने बोला था प्राइस इंडेक्स। नालायक, डिफ्लेटर का ही दूसरा नाम प्राइस इंडेक्स होता है। ओके सर, तो कितना आंसर आया बेटा, आंसर हो गया इसका बी। इसका भी बी था। ठीक,
22. Which of the following is not a limitation of competition of national income? नेशनल इनकम की जो लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन नहीं है? Which of the following is not a limitation of national income? पढ़िए बेटा, इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ये तो लिमिटेशन है। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ये भी है। डिफिकल्टी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद 23rd पर आइए बेटा, विच मेथड मेजर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ओवर एन अकाउंटिंग ईयर बाय कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री लेस इंटरमीडिएट परचेज फ्रॉम ऑल अदर। आईसी जिसमें से माइनस कर दिया जाता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन एक ही मेथड से माइनस होता है, दैट इज प्रोडक्ट मेथड, बोले तो वैल्यू एडेड मेथड। ओके सर। 24, इन द 3 सेक्टर मॉडल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, 3 सेक्टर C प्लस I प्लस G, नेगलेक्टिंग फॉरेन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट आपको बताने हैं? C प्लस I प्लस G। C माने कंजप्शन, I माने इन्वेस्टमेंट, G माने गवर्नमेंट। बताओ बेटा, बताओ कौन सा आंसर आएगा? सर CIG, बोले तो C ऑप्शन। अब 25th पर आइए बेटा, अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेशनल इनकम डिपेंड अपॉन, नेशनल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम को डिनोट किससे करते हैं? एग्रीगेट सप्लाई से डिनोट करते हैं। तो बताइए बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑब्वियस सी बात है, एग्रीगेट नेशनल इनकम एएस है तो एएस किसके ऊपर डिपेंड होगी बेटा? एडी के, और एडी को इफेक्टिव, कीनेस थ्योरी ने जो प्रिंसिपल दिया था दैट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। ओके सर। 26, व्हाट आर द फेज ऑफ इंक्लूडिंग सर्कुलर फ्लो? सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होते हैं, प्रोडक्शन फेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन। 3 फेज बताइए बेटा कौन कौन से? 3 फेज हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम करते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम होगी। तो कितने फेज हो गए? 3, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्सेशन नहीं होता, एक्सपेंडिचर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। The state level estimates are typical prepared by state income units of respective state. State level estimate करता है states की इनकम को। Which organization इसके लिए? स्टेट के लिए क्या था बेटा? DES। स्टेट्स के लिए क्या था? DES। Which of the what will be the total income if the value of APC is 0.5, total consumption is 900? तो आपसे इनकम पूछा है, क्या पूछा है बेटा? इनकम पूछा है। अगर कंजप्शन आपने 0.5 है और टोटल कंजप्शन कितना है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C/Y। एपीसी कितना? 0.45, कंजप्शन कितना? 900, तो Y = 900 डिवाइड बाय 0.5। सर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इसमें भी? मुझे तो पड़ेगी, वैसे 2000 इसका आंसर आ रहा है, काटा पीटी करके लो, कैलकुलेटर की आवश्यकता ना पड़े। कितना आ जाएगा बेटा? 2000। तो ऑप्शन नंबर बी। 29, जीएनपी वगैरह दे दिया आपको, आपसे पूछा है जीडीपी पूछा है, सॉरी जीडीपी एट एमपी पूछा है, जीएनपी एट एमपी दे रखा है। तो जीडीपी एट एमपी पूछा है, जीएनपी एट एमपी गिवन है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? -N फीफा। तो बेटा 1100 - 200 = 900। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? सी। सर ये तो बहुत आसान है, मैं कहता ना था इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बेटा, आप मेरी बात नहीं मानते थे। चलिए, विच ऑफ द नॉट अ फॉर्मूला, नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला, एनएनपी एट एमपी का जो फॉर्मूला नहीं है। तो एनएनपी एट एमपी है, जीएनपी एट एमपी दे रखा है,
तो ग्रोस से नेट पर जाएंगे तो माइनस डेप होगा, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। यहां पर जीडीपी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, ये भी सही है। डोमेस्टिक से नेशनल है, एमपी से एमपी, ग्रोथ से नेट, ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। डोमेस्टिक से नेशनल जाना था तो यहां पर प्लस एन फीफा भी होना था, या एनएफआईए भी किसको कह सकते हैं, ये वाला, यानी 30th का आंसर है डी। रॉन्ग पूछा था आपसे, कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, ये आपसे पूछा था। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए बेटा। आगे बढ़ते हैं। 31, what is the term of lowest point of economic activity in a business cycle where unemployment is high and production is lowest? Lowest point of economic activity business cycle में जो सबसे lowest point होता है, जो सबसे lowest point होता है, उस point का नाम है टर्फ, यानी डिप्रेशन, गड्ढे में गिर जाना, सबसे lowest point। सर रिकवरी होता है, नालायक को 4 ही स्टेप होते हैं। रिकवरी इज अ सिचुएशन जो दोबारा से शुरुआत करती है, स्टार्टिंग से 4 ही फेज होते हैं बेटा। ओके सर। बिजनेस हुज फॉर्च्यून इज क्लोजली लिंक्ड विद द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो फॉर्च्यून इज क्लोज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से डिपेंड करता है, यानी देश की ग्रोथ पर जो डिपेंड करता है, ऐसा बिजनेस कौन सा है बेटा जो डिपेंड करता है, ग्रोथ ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर नीचे, तो ये कौन सा है, साइक्लिक, कभी बूम पीरियड है, कभी रिसेशन पीरियड है, तो ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड आर्म एक्सेट्रा इंक्रीज एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्स ऑफ कंट्री आर डाइवर्टेड टू देयर प्रोडक्शन, कुछ मतलब टाइम वेपन्स आर्म्स का प्रोडक्शन हमारे देश में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिसोर्स ऑफ द कंट्री आर डाइवर्टेड टू अदर प्रोडक्शन, डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन में होता है, वॉर के दौरान होगा, पोस्ट वॉर के दौरान होगा, कब, वॉर के दौरान हमारे देश में आर्म्स और वेपन्स का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा है, उसके बाद तो जब पोस्ट वॉर होती है तो उसके बाद तो रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो आंसर इज सी। इन रिकवरी फेज, अगला है, इन रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियल फेल्ट इन द, रिवर्सल प्रोसेस कौन से मार्केट में फेज, रिकवरी फेज में ऑफ बिजनेस साइकिल, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन, कौन सी मार्केट में आपको देखना पड़ेगा बेटा, जनरली लेबर मार्केट में। रिवर्सल क्या होता है, क्योंकि नौकरी से निकालना, नौकरी पे लगना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट घटना, किससे डिनोट कर रहा है, लेबर से। 35, Sarah is considering a purchasing a used car for a private seller and name John. सारा ने परचेज करी यूज्ड कार फ्रॉम प्राइवेट सेलर, नाम क्या था, जॉन से खरीदी। जॉन क्लेम दैट कार इज एक्सीलेंट कंडीशन है एंड नेवर बीन इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाउएवर जॉन इज अवेयर अबाउट द कार एंड सिग्निफिकेंट डैमेज इन द पास्ट ड्यू टू एक्सीडेंट, जॉन इसके बारे में जानता था लेकिन उसने बताया, सर ये लो का क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं बेटा, बट ही रिपेयर्ड इट विदाउट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन, उसने इंफॉर्मेशन को, यानी एक बंदे को नॉलेज ज्यादा थी, जो गाड़ी बेच रहा है उसे नॉलेज ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन कहां देखने को मिलती है बेटा, बेस्ड ऑन द केस व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डज सिनेरियो, ये कॉन्सेप्ट था लेमन वाला, याद करो एक कार का एग्जांपल दिया था, कार वाला, बेचने वाला कार के बारे में नॉलेज ज्यादा रखता होगा रादर देन खरीदने वाला, तो लेमन की प्रॉब्लम यहां पर आई, लेमन का केस लो था ये, लेमन नाम दे दिया गया था केस लो को। 36, when there is fall in the level of investment and employment, producer do not instantly recognize the pulse of economy, what does indicate this situation, यानी इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोड्यूसर नॉट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही, पल्स नहीं पकड़ पा रहे, जो लेवल है वो घटता जा रहा है, फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोड्यूसर, तो मतलब पल्स पकड़ी नहीं जा रही है, तो कौन सा सिचुएशन होती है, बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है, ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, कहां देखने को मिलेगा, जब पता ही नहीं लग रहा कुछ क्या हो रहा है, तो यानी इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, यानी डिमांड क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी, डिमांड कम आना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। Which article of Indian Constitution contain specific provision regarding distribution of finance? फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है,
आर्टिकल 268 टू 281 पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है, टेबल नोट्स में लिखवाया था हमने आपको। 268 से लेकर 281 तक फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी जाती है। 38 पर आइए बेटा। रिचर्ड मुग्रेस इंट्रोड्यूस थ्री ब्रांच थी, कौन कौन सी थी? रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी, जिसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप कहते हैं। तो कौन कहां कहां है? रिसोर्स एलोकेशंस, इनकम जनरेशन तो नहीं है, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो आंसर नंबर बी, सी में ऐसा कुछ है नहीं, तीन थे बस उसमें, रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। एंड 39 पर आइए। अंडर विच सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टू द यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव इक्वल पावर्स टू मेक द जीएसटी, जीएसटी बनाने के लिए इक्वल पावर होनी चाहिए। ये वर्डिक्ट कब आई थी? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है भाई, कराया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे बताइए कब आई थी? ये आई थी बेटा मई 2022 वर्डिक्ट थी, मई 2022 2022 में ये वर्डिक्ट आई थी। और कब आई थी? मई में आई थी। ओके सर, आगे आइए। अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट, एक्सटर्नल डेप्थ को कौन देखता है? बाहर वाले डेप्थ को कौन देखता है भाई साहब? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। एक्सटर्नल वाले डेप्थ को कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके सर। 41 पर, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज दिस, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री इज दिस, देन व्हाट इज अ फिस्कल डेफिसिट? एफडी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो एफडी का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बताइए एफडी का फॉर्मूला। एफडी आपसे पूछ रहा है, मुझे बताइए। एफडी का फॉर्मूला हो जाता है पीडी प्लस आईपी। नहीं सर, पीडी का फॉर्मूला होता है एफडी माइनस आईपी। नालायक को आईपी इधर जाके प्लस ही तो हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू रखो 20,500 प्लस 3,500, तो आंसर हो गया 24,000। हमारा आंसर आ गया 24,000। यस सर। चलिए आगे। Which of the following are considered tool of fiscal policy? फिस्कल पॉलिसी के टूल्स बताइए। टैक्सेशन हो गया, उसके बाद पब्लिक बोरोइंग होगी, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई हो गई, एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई। तो इनमें से बताइए कौन सी, कौन सा आएगा? टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट। ठीक, तीन हो गए। पब्लिक डेप्ट मतलब में बोरोइंग्स की बात हो रही है, बोरोइंग चाहे वो आरबीआई से ले। 43 पर आइए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट विल द प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट आपसे पूछा है, टीडी का फॉर्मूला होता है एफडी माइनस आईपी। इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी 2000 दे दी, और बोरोइंग को वैसे तो बोरोइंग लिख सकते थे, लेकिन यहां आप पूरा निकालेंगे। एफडी दे रखी है क्या? एफडी आपको गिवन है, ठीक है, एफडी इज गिवन 24,000, तो कितना हो गया? 22,000। वैसे एफडी इक्वल टू बोरोइंग होता है, लेकिन मैंने कहा था आपसे न्यूमेरिकल में मत मानिएगा फिलहाल, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से 12th में आप लोग पढ़ते हैं एफडी इक्वल टू बोरोइंग्स, बट जब गिवन है एफडी तो हम एफडी मानेंगे। गिवन है तो एफडी से ही निकालिए, एफडी निकालकर तब इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करिएगा। तो आंसर इज बी। All revenue received, loan raised and all money received by government in repayment of loans are credited to। जितना भी रेवेन्यू रिसीव हुआ, लोन रेज किया गया, मनी रिसीव्ड हुआ गवर्नमेंट का, वो क्रेडिटेड कौन से फंड में होगा? तीन फंड होते हैं, तो कौन से फंड में पैसा होगा? इसे बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। कौन मतलब इकट्ठा वाला जो फंड्स होता है एक साथ। इससे पैसा निकालने के लिए परमिशन भी चाहिएगी। कंटीजेंसी से निकालने के लिए परमिशन इमरजेंसी में निकाला जा सकता है। 45 पर आइए। What action can be taken during inflation? इन देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो क्या करा जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए? ओके सर। क्या सब्सिडी दी जाए, टैक्स घटा दिया जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। इंप्लीमेंट मेजर्स एंड रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी हो सकता है। लेवी न्यू टैक्सेस, ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग्स, नहीं।
अच्छा ये नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता बेटा, सब्सिडी देकर तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, ये नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही है, दैट इज बी, एक ही है, ए हो ही नहीं सकता, माय मिस्टेक। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। चलिए 46 पर आते हैं। इफ मॉनेटरी बेस इकोनॉमी इज 250 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, मनी सप्लाईज 1000 करोड़, कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कितना है? मॉनेटरी बेस कितना था? 250 था और 1000 मनी सप्लाई था, यानी मनी सप्लाई कितना हुआ? 1000। तो आपको बताना है कितना हो, तो भाई साहब मनी सप्लाई डिवाइड बाय मॉनेटरी बेस, तो 1000 डिवाइड बाय 250 यानी कितना बेटा? मनी मल्टीप्लायर आ गया हमारा 4। ओके सर। इफ रिजर्व रेशियो कितनी दे रखी है? 0.10, इंक्रीज द रिजर्व रेशियो बाय, रिजर्व बढ़ गया, सॉरी रिजर्व बढ़ गया 1000, व्हाट विल द चेंज इन मनी सप्लाई? मनी सप्लाई में कितना चेंज आया आपको बताना, व्हाट विल बी द चेंज ऑफ मनी। तो बेटा कितना है ये? 10, मतलब कायदे में कितना हो गया? 1000 का रिजर्व था, रिजर्व रेशियो कितनी है? 0.10, तो 2 जीरो लग गई, तो आंसर इज 10,000। या सिंपल कर सकते थे 10 टाइम्स, ये कितना है? दैट इज 10 टाइम्स, तो 1000 का 10 टाइम्स कितना होगा? 10,000। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं भाई साहब, इको का पेपर आसान आता है, बताया था मैंने आपसे। नोट अ फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है? मेजर है, मीडियम एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, पीपल, क्या पैसा छापेंगे पीपल? ना सर ना, ये तो हमने लगाया बिल्कुल। 49, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेशन ऑफ रिस्क इज प्रपोन्ड बाय, एवरेशन ऑफ रिस्क कौन सी थ्योरी में दिया गया था? कौन सी थ्योरी में एवरेशन ऑफ रिस्क दिया गया था? जल्दी बताइए बेटा, किसने दिया था? टॉबिन साहब ने। किसने दिया था? और टॉबिन साहब का पूरा नाम क्या है? जेम्स टॉबिन। सर ये याद नहीं था सर हमें, सर बहुत सारी थ्योरी हो गई थी सर, किस किस का नाम याद करते सर? बेटा पढ़ाई करनी है, आगे जाना था तो पढ़ना तो था सर, हम पास होएंगे सर। ओके बेटा, परेशान क्यों हो रहे? घबराना नहीं, घबराना नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है बेटा, माउंटेन ड्यू पिया करो बेटा। व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है वो कौन सी करेंसी होता है भाई? दैट इज फिएट मनी, लीगल टेंडर को फिएट मनी कहते हैं, बात खत्म। 51, इन एन इकोनॉमी द मनी सप्लाई इज 500, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी दे दी बेटा? दैट इज 5, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई? 10,000। आपको एवरेज प्राइस लेवल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एवरेज प्राइस लेवल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट एवरेज प्राइस लेवल निकाल कर आपको बताना है, जल्दी बताइए बेटा, फटाफट बताइए बेटा। निकला आपका? नहीं सर हम फॉर्मूला भूल गए सर। तो बेटा फॉर्मूला होता है mv इक्वल टू pt, ठीक है? तो mv कितना दे रखा है? 500 इंटू 5 इक्वल टू p हमें निकालना है इंटू 10, तो 25 इक्वल टू p इंटू 10,000, तो p इक्वल टू 0.25, 0.25 बोले तो 25 लाख। सर 25,000 क्यों नहीं हो सकता? 25,000 क्यों नहीं हो सकता? बोलो, 1000 में क्यों नहीं जा सकता बेटा? फिगर इन करोड़ है, फिगर इन करोड़ है, तो किस में आएगा बेटा? 7 जीरो, तो 5 ही जीरो रह जाएगी, 2 जीरो यहां से हट जाएगी, करोड़ की में तो मल्टीप्लाई करोगे इसमें 7 जीरो तो लगेगा, तो कितना आएगा? 25 लाख। ओके सर। What does RBI publish every 6 month? हर 6 महीने में RBI क्या पब्लिश करता है? प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट की, तो इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी जो उसने बनाई उसकी रिपोर्ट पेश करता है हर 6 महीने में। 53 बताइए बेटा। रिवर्स रेपो रेट लिंक विथ रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे। रिवर्स रेपो रेट के साथ कैसे लिंक करता है भाई? लिंक का सिंपल रिलेशन इनका क्या है? रिवर्स रेपो रेट माइनस 1,
या कह सकते हैं क्योंकि रेपो रेट इज इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट प्लस 1 होता है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके सर, 54 पर आइए। रियल मनी रेफर्स टू, रियल मनी रेफर्स टू, रियल मनी किसको कहते हैं भाई साहब, रियल मनी किसको कहते हैं, नेशनल इनकम तो नहीं कहते, डिमांड को नहीं कहते, जीएनवी नहीं, नॉमिनल मनी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके सर, एज ऑफ 1 Feb 2021 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कितने हैं भाई साहब, रीजनल एग्रीमेंट ट्रेड कितने हैं, 339, कितने हैं बेटा, 339 रीजनल ट्रेड्स हैं, 339 रीजनल ट्रेड्स। कोई दिक्कत, शायद 239 है, 339 ठीक। उसके बाद 57, आइए बेटा 57, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर टू, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा, एडवांटेज बताना है आपको, एडवांटेज ऑफ एब्सोल्यूट मतलब प्रिंसिपल एब्सोल्यूट ऑफ एडवांटेज बताना है आपको, क्या होता है इसमें, जल्दी से बताइए। इसमें देखते हैं कितनी क्वांटिटी आप बना सकते हैं जो सेम अमाउंट की हैं, तो सेम अमाउंट फ्यूअर रिसोर्स तो नहीं, सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से जो सेम रिसोर्स में आप एडवांटेज उठा सकते हैं। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन नॉर्थ यानी नाफ्ता, नाफ्ता किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है भाई साहब, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा और मैक्सिको, ये तीन में, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। सर ये जीके क्यों पूछ रहा है सर, नालायको, ये सारी चीज आपके में है ट्रेड एग्रीमेंट में, पढ़ा क्यों नहीं आपने, सर पढ़ा तो था, भूल गए सर। ट्रिप्स, ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, डू मतलब ट्रिप्स की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, जल्दी बताइए बेटा, ट्रिप्स की फुल फॉर्म, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है सर। 60 पर आइए। सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन एंड यूरो कितना है बेटा, 80 टू 85, 80 से 85 हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, यानी 80 से परसेंट तो नहीं, 80 रुपए का यूरो था, अब कितने का हो गया, 85 का, तो हमारी करेंसी क्या हुई बेटा, डेप्रिशिएट, जो इंडियन करेंसी थी वो डेप्रिशिएट हुई है, क्या हुई है, इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएट। जब डॉलर के रेट या किसी भी फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ते हैं तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट, और जब वो घटते हैं तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट, सीधा सा लॉजिक था। $61 बेटा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड पोर्टफोलियो, एफडीआई और पोर्टफोलियो के बीच में अगर मैं मेन डिफरेंस आपसे पूछूं तो क्या डिफरेंस है, एफडीआई में फिजिकल एसेट होते हैं या फाइनेंशियल, सिंपल सी बात है, एक में कंट्रोल आता है एक में कंट्रोल नहीं आता, ये फिजिकल एसेट्स यानी एसेट्स के ओनरशिप कंट्रोल दोनों आपके पास, फाइनेंशियल एसेट्स का आपका कंट्रोल तो नहीं होता, ओनरशिप आ जाती है, तो क्या हो गया, पहला ही सही है। 62 पर आइए बेटा, 62, foreign corporation invest in India to benefit from the country, particularly invest in privileges such as tax break, complimentary, lower salary. This type of investment is example of, यानी विदेशी कॉर्पोरेशन बेनिफिट करना चाह रही है इंडिया के पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट कर कर, तो जनरली क्या कर लें, जॉइंट वेंचर कर लें, जॉइंट वेंचर कर कर उनको फायदा पहुंच सकता है। अच्छा टैक्स ब्रेक भी चाह रही है, सॉरी बेटा, इसका आंसर एफडीआई आएगा, माय मिस्टेक, एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्टली बोला जाए, कॉर्पोरेशन बेनिफिट उठा रही है, एफडीआई है, एफडीआई इज द करेक्ट आंसर, माय मिस्टेक, सॉरी। 63 पर आइए। अ टैरिफ विच इज WTO बाइंड इटसेल्फ विच लीगल कमिटमेंट नॉट रेज टैरिफ, उससे ऊपर नहीं जा सकता, WTO के मेंबर्स को बाउंड कर रखा है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, एक कमिटमेंट कर रखा है, इससे ज्यादा टैक्स आप नहीं ले सकते, दैट इज बाउंड टैरिफ, सिंपल सा इसका आंसर था, दैट इज बाउंड। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर टेक्निकल बैरियर्स ऑफ टीबीटी, टीबीटी के टेक्निकल्स बैरियर्स किसके ऊपर लगते हैं, फूड्स के ऊपर भी, टीबीटी दोनों के ऊपर है, फूड्स एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स,
तो आंसर इज डी। 65 पर आइए बेटा। What terms is used to rate between currency Y and Z, which is derived from the given rate of another set of two pairs, say X, Y and XZ? तो आपको बताना है YZ के बीच में करेंसी टर्म यूज हो रहा है जो ड्राइव्ड हुआ है दूसरे दो अलग अलग कंट्री के रेट से, जैसे XY और XZ। तो उसमें करंट जैसे रेट का नाम क्या रेट होगा, आपसे रेट का नाम पूछा है, तो दो अलग अलग से मतलब करेंसी से रेट को निकाला गया, दैट इज नोन एज क्रॉस रेट। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर पूछे थे जिसमें HIV सीड्स का इस्तेमाल हुआ था, लैंडलेस तो नहीं था, यूज सॉइल फर्टिलिटी, डाइवर्जन ऑफ हॉर्टिकल्चर, H5 का इस्तेमाल करना था। किसका इस्तेमाल करना था? HYV का। ओके सर। 67 का बताइए। ऑन विच डेट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपको डेट बतानी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लिखवाई है मैंने आपको, दैट इज 24 जुलाई 1991। ओके सर। 68 देखिए बेटा। ऑन विच डेट वाज द अपेक्स पॉलिसी प्लानिंग कमीशन रिप्लेस, प्लानिंग कमीशन ने को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था इसको 1 जनवरी 2015 में। कब कर दिया था बेटा? 1 जनवरी 2015। 12th प्लान, फाइनल प्लान जो प्लानिंग कमीशन का चल रहा था, ये आ गई थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। 69 पर आइए बेटा। विच गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग को कौन सपोर्ट कर रहा है? परंपरागत मतलब पुरानी परंपरा को लेकर वापसी आना, तो इसके लिए क्या थी बेटा? PKY, कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके सर। 70 पर आइए। 70 बेटा। विच इनिशिएटिव एम टू एम्पावर्ड माई MSME? MSME को जो क्या एम, उद्देश्य क्या है MSME का कि हमारे देश में MSME सेटअप हो, MSME का रजिस्ट्रेशन हो, एंटरप्राइज बने, इसका मेन टारगेट क्या है? 70th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है MSME का एम। सीधा क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी का सीधा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ना लगभग चैप्टर्स के एक साथ ही आए हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? 70 उद्यमी भारत, क्या बनाना? उद्यमी भारत, उद्योग बढ़े हमारे देश में। 71 ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन आर द एक्टिविटी इन इंडिया विच आर कवर्ड बाय। ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सीधा आंसर क्या भाई साहब? टर्सी सेक्टर। कहां पर आएंगे ये? टर्सी सेक्टर्स में सर्विसेज दे रहे हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 72 फुल फॉर्म पूछिए DPIIT की। डिपार्टमेंट ऑफ क्या था? जल्दी बोलो। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ किस चीज का? किस चीज का प्रमोशन? जो इंटरनली करता था। एक्सटर्नली कौन देखता था? वर्ल्ड बैंक देखता था। लेकिन इंटरनली कौन देखता है? जल्दी बताइए बेटा। यस सर, यस। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है सर। 73 पर आइए बेटा। विच फॉलोइंग नॉट अ टर्म मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम? जो मिथेनॉल इकोनॉमी का एम नहीं था, जो मिथेनॉल इकोनॉमी का एम नहीं था, कन्वर्टिंग था, रिड्यूसिंग था, ऑयल इंपोर्ट था, इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना नहीं था, ये एम नहीं है। नोट पूछा था, ध्यान रखना है नोट। 73 के बाद 74 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म? एनडीटी के लिए कौन सा ट्रू है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से ट्रू ऑप्शन आपको बताना है। मेन उद्देश्य क्या था? इंश्योर डेटा नहीं, फैसिलिटेट इंप्रूव, यस ये था, फैसिलिटेट इंप्रूव एक्सेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि एक्सेस को इंप्रूव किया जा सके। डेटा होगा तो हम चीजों को इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है सर। 75 द इंडियन डेवलपमेंट अपडेट IDU रिपोर्ट पब्लिश इन नवंबर 2022 इज पब्लिश बाय। IDU की जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी वो किसने करी थी बेटा? दैट इज वर्ल्ड बैंक। किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है सर।
सरहा रन लेमिनेट स्टॉल, नींबू पानी का स्टॉल लगाती हैं। डिसीजन मेकिंग टू प्रोसेस इन्वॉल्व एसेसिंग द डिमांड फॉर अ लेमन, ताकि उनकी डिमांड बढ़े, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह, लिमिटेड स्कोप ऑफ हर स्मॉल बिजनेस। विच लेवल ऑफ इकोनॉमी डज सरहा लेमिनेट स्टॉल रिप्रेजेंट, कौन सी इकोनॉमी इसको रिप्रेजेंट कर रही है? छोटी इकोनॉमी, स्मॉल बोल दिया, स्मॉल जनरली कहाँ आएगी? छोटी बहन इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद विच इकोनॉमी द मैट, अगला क्वेश्चन है बेटा 77, इन विच इकोनॉमी द मेटल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा ओन्ड होल और कम्युनिटी रिप्रेजेंट बाय द स्टेट, यानी पूरी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है। पूरी कंट्री क्या कर रही है? रिप्रेजेंट। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इन चीजों पर। किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? जहां गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट की बात करी, किसकी बात करी? स्टेट। और स्टेट कहां पर, कौन सी इकोनॉमी आता है बेटा जनरली? कंट्रोल, ओन्ड बाय होल, पूरा का पूरा स्टेट ने। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू टोटल अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिलेट टोटल अरेंजमेंट करती है कि देश में गुड्स कितना बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सर्विसेज कितनी होगी, इन सबको देखने वाला कौन है भाई साहब? इकोनॉमिक सिस्टम। क्या कौन देखता है? इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विथ, बिजनेस इकोनॉमिक किससे कंसर्न करती है? कई बार बेटा एग्जाम में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न किससे करती है? माइक्रो, क्योंकि आपके पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहा है। 80, सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 5%, देन ईडी कितना है? 1, यानी पहले ही क्या दे दिया? इलास्टिक है, प्राइस बढ़ जाता है। मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन क्या होगी इसमें? अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? रेवेन्यू भी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बताओ, या घटेगा? अगर प्राइस बढ़ता है 5% से, तो देख लो एक बार, ईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये 1.2 इज इक्वल टू कितना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन 5। तो ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा बेटा 6। तो 6% माइनस में आ रहा है, यानी घट जाएगी। डिमांड आपकी क्या होगी? घटेगी। डिमांड घटेगी तो रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटेगा तो प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो 80 का आंसर कितना आ गया? बी आ गया। प्राइस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय, प्राइस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जनरली कौन डिटरमाइन? कैपिटलिस्ट कौन सी इकोनॉमी होगी? प्राइवेट सेक्टर वाली इकोनॉमी हो गई। तो कौन डिटरमाइन करता है बेटा? मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके सर आपने तो 48 मिनट्स में 80 क्वेश्चन कर दिए, हमसे तो नहीं हो पाए थे। नहीं बेटा, हो गए होंगे, आने वाले क्वेश्चन आपको 1 घंटे में हो गए होंगे, बाकी में दिक्कतें आती हैं। विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी आप देखो, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स आपको दिखाई दे रहा है? हायर आईसी, हायर ये तो होता है, आईसी नेगेटिव स्लोप होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू आईसी कर डिफरेंस हाईएस्ट लेवल, नहीं इंटरसेक्शन तो होता ही नहीं, तो दिस इज द गलत, दिस इज फॉल्स, कॉन्वेक्स होता है। 83 पर आइए, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी स्टैंड एट अ प्राइस सप्लाई इज 500, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 500, प्राइस इलास्टिसिटी आपको ES दे दिया 1.25, एट व्हाट प्राइस क्वांटिटी सप्लाई इज 20% मोर, यानी ये 20% कब ज्यादा होगी, कितने प्राइस पर? तो ED का फॉर्मूला लगा लो जल्दी से, सॉरी ES का कितना हो गया बेटा 20 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ES की जगह क्या रख लो, ES की जगह 1.25 रख लो, तो चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा 20 अपॉन 1.25, डिवाइड करके देखो, 20 डिवाइड बाय 1.25 यानी 16%, तो कितना हो जाएगा बेटा 16%। आपसे पूछा था पर प्राइस क्वांटिटी टू बी सप्लाइड 20% मोर,
जब प्राइस 16% से कम हो जाए, तो 10 का 16% कितना होगा, 10 में से 16% माइनस कर देंगे तो 8.4, तो 83 का कितना आ जाएगा बेटा, सप्लाई ज़्यादा करनी है ना, क्वांटिटी सप्लाई, तो प्राइस तो कम करना, ज़्यादा करना पड़ेगा, सप्लाई है बेटा, ठीक है, ज़्यादा है, प्लस होगा बेटा 16%, सप्लाई है ना, हमने डिमांड सोचा सप्लाई है, तो आंसर कितना आएगा, बी आएगा, 16% उसमें प्लस कर दो, ठीक। 84, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई रिच राइवल्स, पार्टी है, इन अ पार्टी ऑफ एक्स वियर अ एक्सपेंसिव ड्रेस, on seeing it Mr. Y also as same dress decided to reject the use the name of some dress further, rather Mr. Y will try to use an even more expensive one, which effect of Mr. Y, एक को देखकर दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक को देखकर जब दूसरे की डिमांड बढ़ती है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट बोलते हैं। 85 आओ, जल्दी जल्दी आते हैं। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन 1, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द गुड्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक कौन खरीदेगा, अमीर आदमी खरीदा, तो लग्जरी टाइप कह देते हैं, क्या कह देते हैं, लग्जरी। द डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है बेटा, डिमांड फंक्शन आपको दे दिया, व्हेन प्राइस इज 10, प्राइस इलास्टिसिटी आपको बतानी है, जब प्राइस कितना है 10 है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको क्लास में कराया हुआ है, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे सोल्व करना है, आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन करना है आपको, -1 आएगा वैसे। 87, पर आइए। Which tool does ordinal utility approach analysis consumer behavior and based on consumer preference? Ordinal utility does the approach to analyze consumer behavior, consumer preference के ऊपर कौन सी चीज ली जाएगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर ऑर्डिनल अप्रोच कहां पर है, आईसी में, कार्डिनल अप्रोच कहां है, यूटिलिटी में। आगे आइए 88, 1 kg ऑफ टी 50 रुपए की, एट द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ टी इज डिमांडेड, एट दिस 10 kg ऑफ डिमांड करते हैं, जब प्राइस 50 रुपए है तो यूनिट आप कितनी खरीदते हैं, क्वांटिटी डिमांड करते हैं 10 का। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस टू 30, कॉफी के प्राइस कितने हो गए 30 टू 40, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी राइज हो गई 10 टू 15, व्हाट विल द क्रॉस इलास्टिसिटी, आपसे क्या पूछा है, क्रॉस इलास्टिसिटी पूछी है, तो इसके प्राइस में कितना चेंज हुआ 10 का, इसके प्राइस में कितना चेंज हुआ बेटा, सॉरी क्वांटिटी में 5 का, तो पहला वाला प्राइस कितना हो गया, प्राइस ऑफ एक्स ले लेते हैं 30, क्वांटिटी ऑफ वाई 10, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ 5 का, प्राइस में कितना चेंज हुआ, सॉरी क्वांटिटी में 10 का, तो 1.5 कितना आ गया बेटा, 1.5, 88 का सी। 89 पर आइए। इफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 60 एंड चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी 20, तो 60 अपॉन 20 यानी कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, सिंपल। 89, वेरी सिंपल। 90 पर आइए बेटा। एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम क्लोजर, यानी ATC एंड AVC कब क्लोज आएंगी, क्लोजर कब होता जाएगा, जब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है रिलेटिवली क्या होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएगी। जब AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी तो उनका गैप भी क्या होता जाएगा, कम, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट रिलेटिव स्मॉलर होती जा रही है, क्या होती जा रही है, स्मॉलर, गैप कम होता चला जाएगा। 91 पर आइए। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस किसकी वजह से होता है, कंज्यूमर का सरप्लस कब बढ़ रहा होता है, जब प्राइस जनरली क्या होता है, कम, कंज्यूमर देना ही क्या चाहता है, कम, तो उसका सरप्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाउ इज प्रोडक्शन इज इन द इकोनॉमिक सेंस डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मार्केट एक्टिविटी परफॉर्म विद द हाउस होल्ड, जो प्रोडक्शन है इकोनॉमिक सेंस का डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमिक से। नॉन मार्केट इकोनॉमिक से कैसे होगा, जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नॉन मार्केट क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का,
यानी कितना एक्सचेंज मार्केट में हो रहा है, सिंपल 93। अ फर्म प्रोड्यूस 5 यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC यूनिट्स आपको दे दी 5 AFCs फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 10 यूनिट, एवरेज कॉस्ट कितनी है 7, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। आपसे क्या पूछा है, 10 यूनिट्स का एवरेज पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपसे पूछा, जल्दी नहीं बोलिए बेटा। उसने कहा 5 यूनिट पर AFC 4 है और एवरेज कॉस्ट 10 यूनिट पर 7 पर यूनिट है तो 70 होगी बेटा, सॉरी माय मिस्टेक। तो मुझे बताओ एवरेज फिक्स कॉस्ट 4 है तो फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी, 20 रही होगी। कितनी रही होगी, 20। तो 5 4 जा 20, फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी, 20। फिक्स कॉस्ट रही होगी 20 और एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 70। डिफरेंस आया 50 और डिवाइडेड बाय 10 यूनिट, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। ये क्वेश्चन देख लो, ये पूरा करना है आपको टेबल। पहली यूनिट पर ये 20 आ गया, देन 50 में से 20 गई, दिस इज 30 एंड एवरेज है तो 3 4 जा 120, 52 से 25, दिस इज 30। इसका आंसर आप बताएं मुझे, 120 माइनस दैट इज 30 कितना आ गया। तो इसके बेस पर कुछ आंसर्स हैं वो बताने हैं आपको। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ थर्ड आवर, थर्ड का एवरेज प्रोडक्ट क्या बताना है, एवरेज प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दैट इज 30। तो 94 का क्या हो गया, 30। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड आवर, सेकंड का मार्जिनल भी कितना आ रहा है, 30। तो कितना हो गया, C। और क्या पूछा बेटा, 96। अच्छा 2 ही क्वेश्चन पूछे इसमें। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है। क्या होता है भाई साहब, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल क्या रहता है यहां पर, टोटल आउटपुट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट नहीं, टोटल आउटपुट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट नहीं, टोटल आउटपुट तो भैया रिटर्न टू स्केल है, लॉन्ग रन है, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने नहीं, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग, ठीक, माय मिस्टेक, मैं उस पर कांस्टेंट पे चला गया। 97 पर आइए। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट, कुछ समय तक फिक्स रहेगी फिर सडनली जब करेगी तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेमी वेरिएबल लिखें या स्टेयर स्टेप लिखें, बताइए। मैंने आपको क्या लिखवाया था, स्टेयर स्टेप्स, कुछ समय तक उसके बाद ऊपर। Which of the following expense included in the cost of production and terms and accounting cost, किसे अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाएगा, वेजेस पेड को अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, कॉमन कॉस्ट ऑफ जनरल ऑपरेशन। क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टर्म्ड अकाउंटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा लगा बेटा, वेजेस लगी, वर्कर लगा प्रोडक्शन करने में वर्कर, तो वेजेस पेड। 99 पर आइए, 99 पर संक कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको बतानी है संक कॉस्ट, संक कॉस्ट कितनी हो गई है, संक कॉस्ट कौन सी है, जो वापसी नहीं आएगा पैसा, जो पैसा वापसी नहीं आएगा। रिसर्च का पैसा चला गया, एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं आएगा, तो जनरली 2 ही हैं, 155 और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। रेंट वेजेस से आपने प्रोडक्शन ले लिया होगा, रिसर्च से तो फ्यूल एंड पावर्स इसका भी यूज आपने किया होगा, यही 2 चीजें जो वापसी नहीं आती। 100 अगर रिजल्ट खराब हो गए तो। व्हेन डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिकम रेलिवेंट, ये दोनों रेलिवेंट कब होंगे, लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में, दोनों में। वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न की बात कर रहा है तो लॉन्ग रन एंड सॉरी शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में बेटा, शॉर्ट रन में वेरिएबल क्या आते हैं, रिटर्न टू स्केल नहीं है, शॉर्ट रन में आते हैं। किस में आते हैं, ओनली इन शॉर्ट रन। तो ये था बेटा पेपर का सॉल्यूशन।
पेपर का सॉल्यूशन था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है, वो नंबर आप लिख लीजिए 9528282801। इस पर कोई भी डाउट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप भेज सकते हैं। थैंक यू बेटा।